सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज मेरे साथ सदीक जान हैं, बड़े ज़बरदस्त ब्लॉगर भी हैं और बोल के प्रोग्राम्स में भी आपको नज़र आते हैं। बड़े सुप्रीम कोर्ट के जो मामलात हैं उन पर उनकी गहरी नज़र है। और लाहौर से मुझे मारूफ़ कानूनदान जनाब अज़हर सदीक साहब, जो वकील भी हैं और ये भी आजकल यूट्यूब पर बड़े वीलॉग करते हैं, ये भी ब्लॉगर हैं और मुख्तलिफ़ जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं आवाम को आगाही देने का सिलसिला इन्होंने भी शुरू कर रखा है। आज दोनों ये मेरे साथ होंगे प्रोग्राम में। और जो इश्यूज़ जिन पर हम आज बात करेंगे, एक तो कल जो एक सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को कुछ लोगों ने जिस तरीके से उठाया इस्लामाबाद से, उनको ज़द-ओ-कोब किया, इंतहाई वो शर्मनाक वो सीन थे जो हमने देखे। फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मतीउल्लाह जान वापस आ गए। आज सुप्रीम कोर्ट में वो पेश हुए। वो अज़ ख़ुद नोटिस जो था सुप्रीम कोर्ट का, उसकी आज समाअत थी और इल्ज़ाम मतीउल्लाह जान पर यह था कि उन्होंने जो ट्वीट्स किए जुडिशरी के हवाले से, जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के रेफरेंस के हवाले से 10 मेंबर बेंच का जो फ़ैसला था, उनमें 7 जजेस के बारे में जो उन्होंने गुफ्तगू की, उनको बैक स्टैबर कहा, उनको हिपोक्रेट कहा और ये कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को उन्होंने बस के नीचे उनके कोलीग्स ने गिरा दिया। तो अदालत ने इस पर एक नोटिस लिया हुआ था। एक तो हम इस मौजू पर बात करेंगे और क्योंकि सदीक जान मौजूद थे कमरा अदालत में आज, तो इनसे पूरी हम रोयदाद सुनेंगे कि क्या है। और दूसरा, अब जो जस्टिस मकबूल बाकर साहब की सरबराही में जिस बेंच ने फ़ैसला दिया ख्वाजा बिरादरान का, उनकी ज़मानत का जो डिटेल फ़ैसला आया, उसमें जो रिमार्क्स नैब के बारे में थे, अब उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि नैब को बंद कर दें। नून लीग भी कह रही है नैब को बंद कर दें। तो ये जानने की कोशिश करेंगे अज़हर सदीक साहब से कि ये जो रिमार्क्स हैं उनका क्या मतलब है। साथ ये भी लिखा हुआ है कि ये जो फ़ैसला है उसके मेरिट्स पर असरअंदाज नहीं होंगे। तो अगर असरअंदाज भी नहीं होना और उसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं है, तो फिर इस तरह के रिमार्क्स देने की जजेस को ज़रूरत क्यों होती है, क्यों वो ये सब कुछ करते हैं। क्योंकि जो इस वक्त एक इम्प्रेशन बन रहा है पाकिस्तान में कि जो जिस तरह अपोजिशन के लीडरान जस्टिस मकबूल बाकर साहब की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको कोट करते हैं और कहते हैं कि हमारा केस तो साबित हो गया। तो क्या वाकई वो सही कह रहे हैं? मकबूल बाकर साहब के जहन में क्या हो सकता है? कोई कानूनदान ही हमें ये बता सकता है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक मामला है। इस पर अज़हर सदीक साहब से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सदीक जान साहब, जो ड्रॉप सीन हुआ कल, सारा दिन सहाफ़ी भी बहुत परेशान रहे। 2-3 चीज़ें थीं उसमें। एक तो सहाफ़ी इसलिए परेशान थे कि मतीउल्लाह जान को जिस तरह उठाया गया, उनके साथ जिस तरह, क्योंकि वो नज़र आ रहा था कि उनके साथ मारपीट भी की गई। वेरी सैड, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर साथ ही साथ 1 घंटे के अंदर जो वेस्टर्न मीडिया है उसने कहा ये पाकिस्तान की फ़ौज ने किया सब कुछ। उनको बदनाम करने की जो बात थी वो अलहदा वो शुरू हो गई। तो आज अदालत में पेश हुए मतीउल्लाह, क्या कह रहे थे, अदालत ने क्या कहा, कुछ अगर आप बता सके तो। जी सर, आज जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो ये 3 रुकनी बेंच है जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब जिसकी सरबराही कर रहे हैं और सीनियर जज हैं मुशीर आलम साहब। मुशीर आलम साहब मौजूद थे और मुशीर आलम साहब के अलावा तीसरे जज हैं इजाज़ुल हसन साहब मौजूद थे। आज जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से पूछा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, उन्होंने कहा कि कल सारा दिन मीडिया पर ये बात चलती रही कि मतीउल्लाह जान जो कि जो अलेज जिन्होंने कंटेम्प्ट किया है कोर्ट की, उनको अगवा किया गया है, तो इस बारे में क्या किया है आपने और ये क्या हुआ है। उन्होंने कहा जी वो बिल्कुल वो गायब हुए और फिर वो आ गए। तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पूछा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो खुद ही गायब हो गए थे फिर खुद वापस आ गए। उन्होंने कहा नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, लेकिन वो जो गायब हुए तो उसके बाद एक FIR दर्ज हुई। उन्होंने वो FIR पढ़ के सुनाई। उन्होंने कहा जी ये FIR दर्ज हुई है और उसके बाद यह है कि अब ज़ाहिर है आगे ये मामला चलेंगे, तहकीकात होंगी और वफाकी हुकूमत की तरफ से मैं अदालत को ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि हम जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनको स्पेयर नहीं करेंगे। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये बताएं कि आपने मतीउल्लाह जान साहब का बयान रिकॉर्ड किया, तो बताया गया कि अभी तक उनका बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि सबसे पहला काम ही ये था कि जैसे ये आए थे सबसे पहले आप इनका बयान रिकॉर्ड करते। आपके हुकूमती इदारे क्या कर रहे हैं?
आपकी पुलिस क्या कर रही है। और फिर उन्होंने कहा कि ये बड़ा जो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं ये बड़ी संजीदा चीज़ें हैं, इनको आप देखें ये क्या मतलब किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो फिर इस पर जब मतीउल्लाह जान साहब ने बात करने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप इस मामले में ना बोलें, आप अपना जो कंटेम्प्ट वाला मामला तक रहें, इसमें आप बात ना करें, इसमें कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान कह रहे हैं कि हुकूमत इस मामले में बड़ी संजीदा है, हुकूमत इस मामले को देख रही है। और फिर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने ये कहा कि मैं अदालत को यकीन दहानी कराता हूँ कि हम जो है वो ये सारी सूरत हाल जो भी होगी वो आपको भी बताएंगे, आपको बताएंगे, अदालत को बताएंगे। अदालत ने फिर ये भी कहा है कि हम 14 दिन के अंदर अंदर आप इसकी जो भी तहकीकात हों नेक्स्ट हियरिंग से पहले हमें रिपोर्ट देंगे। इस दौरान अफजल भट्ट साहब जो हैं उन्होंने बात करना चाहिए, जो हमारे साथियों के नुमाइंदे जी, उनको चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप इस मामले में बात ना करें क्योंकि हम मामले को प्रेजुडिस नहीं करना चाहते। मामले नीचे ट्रायल होना है, चीज़ें होनी हैं, तो हम अभी ऐसी बात नहीं करना चाहते जिससे नीचे जो है वो ट्रायल के ऊपर असर हो या नीचे जो कानून के मुताबिक स्टेप्स होने हैं वो कोई उसके ऊपर कोई हमारी ऑब्जर्वेशन असरअंदाज हो। तो उन्होंने कहा जी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप इस मामले को पेंडिंग रखें, आप निपटा ना दें ये जो कल जो सारा कुछ हुआ। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा और इजाज़त साहब ने कि हम पहले खुद ही कह चुके हैं कि हम इस मामले को पेंडिंग रखेंगे, हम इस मामले को ख़त्म नहीं कर रहे। फिर उसके बाद बात आई कि बताएं जी ये वो तौहीन अदालत वाला मामला, उस पर मतीउल्लाह जान साहब का ये कहना था कि क्योंकि मैंने अभी वकील भी करना है, मैंने जवाब भी तैयार करना है, कल ये जो सारा एपिसोड हुआ उस वजह से मैं तैयारी नहीं कर सका, ना वकील कर सका हूँ, तो आप जो है वो मेहरबानी करें और मुझे टाइम दे दें। उनको टाइम दिया गया है। उन्होंने कुछ और चीज़ें कहने की कोशिश की तो उस पर इजाज़त हसन साहब ने और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप अगर ख़ुद कुछ बातें करेंगे तो आपके केस के ऊपर उसका मनफी असर हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, बेहतर ये है कि आप वकील करें और आपका वकील जो है वो रोशना पर खड़े होकर बात करें। मैं ये देख रहा था जो टिकर्स आ रहे थे उसमें जो मतीउल्लाह जान साहब ने ये कहा कि जो उनका जो अगवा है जो उसका बड़ा ताल्लुक़ है ये जो तौहीन अदालत का जो केस है उससे, तो अदालत इस बात पर आपको कन्विंस नज़र आ रही थी? अदालत ने कहा कि आपने जो भी कहना ना आप तहरीरी तौर पर लिख कर दें हमें, कि उन्होंने कहा जी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, उन्होंने कहा कि आप हमें लिख कर दें कि जो है वो गहरा ताल्लुक़ है। और अदालत ने जो है वो ये इनको अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने बरलेख यकीन दहानी कराई है अदालत को। उन्होंने कहा कि हम इन दोनों चीज़ों को देखेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला जो मैटर है इसमें हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के भी क्या कायल हैं, लेकिन हम अदालत की जो डिग्निटी है उसको भी हम बरकरार रखना चाहते हैं। तो हम इन दोनों चीज़ों को देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बरकरार रहनी चाहिए। लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए। लतीफ़ खोसा साहब ने काफ़ी सख्त बातें की। उन्होंने कहा वफाकी दारुल हुकूमत है, वफाकी दारुल हुकूमत में जिस तरह से चीज़ें हुई, और ये वही बात कर रहे थे जो आज सुबह 10 बजे जब हम गए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने भी यही बातें की कि पाकिस्तान का ये दारुल हुकूमत है, पुलिस की वर्दी में आकर अगर कोई प्राइवेट लोग ये कार्रवाई डाल रहे हैं तो ये रियासत के लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है। उन्होंने कहा है कि ये अदालती फैसले मौजूद हैं कि अगर इस तरह का वाक़या होता है और बंदे नहीं पकड़े जाते तो इसकी ज़िम्मेदार रियासत है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले को देखे, जो रियासत अगर शहर इक़्तिदार में ये सूरत हाल है तो मुल्क के बाकी हिस्सों में क्या होता होगा। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ इतनी तशवीशनाक है, अगर रूल ऑफ लॉ ना रहे पाकिस्तान में तो फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा, और अगर इस तरह से आप लोगों को उठाएंगे तो फिर बाकी पीछे सब पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल कोई वो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ जो क्राइम है उसको दुनिया भर में बहुत संजीदा लिया जाता है, और इसीलिए अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इस FIR में आप इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात हैं वो उसका जो एक्ट है उसके तहत दहशतगर्दी की दफ़ात लगाएं कि ये दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत ये मुकदमा जो है वो चलाएं। अच्छा, मती ने क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में भी आए, सहाफ़ियों से भी बात होगी, कुछ इंदिया दिया, कुछ बताया कौन लोग थे, क्या उनसे बातें की, कहाँ ले गए? सर उन्होंने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो कि मैं सुन नहीं सका कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या बात की है, लेकिन अभी अदालत में, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो होगा कि वो अदालत में क्या बताते हैं, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि वो आपको पता है उसकी उस बयान की दोनों जो बयान हैं जो वो पुलिस को देंगे और जो अदालत में देंगे उसकी इंपॉर्टेंस होगी। तो मीडिया पे वो क्या कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, वो क्या कहते हैं निजी महफिलों में, तो मलबा सारा पाकिस्तान की पावरफुल मिलिट्री एजेंसीज ये वो तो सारा उस पर डला हुआ है। वो तो जो भी मैं देख रहा हूँ वो तो सारे ट्वीट्स पे भी ऐसा ही आ रहा है। असल में सर ये भी आपको पता है कि एक अब फैशन बन गया है कि हर चीज़ जो है वो फौरी तौर पर फ़ौज के ऊपर डाल दी जाए, एजेंसीज के ऊपर डाल दी जाए। और देखें अब देखें मैं आपको बताऊं सर कि जब अब हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है ना, इनको भी दो रंगी नहीं दिखानी चाहिए, मुनाफकत नहीं दिखानी चाहिए, फिर एक पैमाना होना चाहिए। जब डॉक्टर शाहिद मसूद साहब वाला मामला हुआ था और उनके खिलाफ सोमोटो हुआ था
समी साहब लाहौर हाई कोर्ट में वो केस सुनने गया था, मेरे ख्याल आप भी थे शायद उस कोर्ट रूम में, जो साकिब निसार साहब ने जब ये टेकअप किया था। हमारे बड़े बड़े एंकर्स जो कल से संभाले नहीं जा रहे थे सोशल मीडिया पे, वो वहाँ पे नहीं संभाले जा रहे थे कोर्ट रूम में। उन्होंने साकिब निसार साहब को कहा कि हमारे वालदैन से ज़्यादा आप हमारे लिए बाइस इज़्ज़त हैं, आप फैसले करें, आप शायद मसूद को ना फांसी पे लटका दें। और यूँ हाथ जोड़ के मिन्नतें की उन्होंने, बड़े बड़े नाम हैं, ख़वातीन एंकर्स भी हैं, मेल एंकर्स भी हैं, और उन्होंने जो वैसे ही कहते थे कि साकिब निसार 184(3) के तहत जो इंटरफेयर कर रहे हैं हुकूमती मामलात में, नून लीग के मामलात में गलत कर रहे हैं, ये 184(3) ख़त्म कर देना चाहिए। उस दिन वो कह रहे थे कि सर अल्लाह ने आपको खुसूसी तौर पर भेजा है कि आप ही बस ये मीडिया को सेट करें। वो सब चाहते थे कि शाहिद मसूद जो है ना उसका सफाया हो, उसका सफाया। और वो कहते थे इनको फांसी लगा दें, आप एग्जाम्पल सेट करें, आप ये हालत थी। और इस मामले में क्या करें, तो ये सर हम लोगों को भी मुनाफकत नहीं दिखानी चाहिए। देखें आप हैं, मैं हूँ, हमारे बहुत सारे लोगों के मतीउल्लाह जान साहब के जो मौक़िफ़ है उसमें बहुत शदीद उनसे इख्तिलाफ़ात रहते हैं, लेकिन जब ये मामला आया उसमें हमने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, कानून के मुताबिक। और समी साहब देखें, ये मैं आपको बता दूं कि कल एक और जर्नलिस्ट को तलब किया गया था FIA में, और कुछ ज़राए हमारे ये बताते हैं कि 2 जर्नलिस्ट थे उनको तलब किया गया था। और अगर 2 को तलब किया गया था और दूसरे मतीउल्लाह जान साहब थे, तो फिर उनको इस तरह से उठाना मुनासिब नहीं था, आप उनको गिरफ्तार कर सकते थे। और अगर आपने उठाया भी है और वो नहीं आ रहे थे तो आपको बताना चाहिए था, क्योंकि अब FIA कह रहे हैं हमने नहीं उठाया। लेकिन कल जो दूसरे जर्नलिस्ट पेश हुए, 3 घंटे तक उनसे तफ्तीश की गई, उनसे पूछगछ की गई। ये जो केस है काजी फायज़ साहब को धमकियां देने का मामला, उसमें उस जर्नलिस्ट को बुला के 3 घंटे तक तहकीकात हुई और उसका बयान रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा कि उस जर्नलिस्ट ने क्या बताया, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो इस सारे मामले के पीछे। ये जो तहकीकाती इदारे हैं, ये किसी भी सहाफ़ी को बुलाएं, सियासतदान को बुलाएं, उसको जाना पड़ेगा, बयान दे अपना, कोई उसमें मुज़ायका नहीं है, कोई भी कानून से बालातर नहीं है, चाहे कोई एंकर है, चाहे कोई रिपोर्टर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई ब्यूरोक्रेट है, सबको कानून के मुताबिक। अगर इफ्तिखारुद्दीन साहब को पकड़ा जा सकता है, ये उन्होंने तो एक जज के बारे में बात कही थी, बिल्कुल, तो यहाँ पर तो जो इल्ज़ामात हैं वो तो 7 जजेस को मुनाफिक कहा गया, हिपोक्रेट कहा गया और पता नहीं क्या कुछ कहा गया। समी साहब देखें, आप उस केस में आते रहे, मुझे एक बात करना बहुत दुख होता है। पहले इजाज़ुल हसन साहब के खिलाफ एक मुहिम चली, हाँ, बहुत बदतमीज़ी, तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया। देखें एज ए जर्नलिस्ट हम जब कोर्ट को कवर कर रहे होते हैं, हमें वहाँ पे हमने रिपोर्ट करना है। लेकिन ये देखिए, मैं आपको एक बताऊं, ये सब कुछ आपको पता है कि एक जो बड़ा ग्रुप है, जी सर, उसी के सहाफ़ी उसको लीड करते हैं। और दूसरी एक बात, मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं आता हूं वज़ीर सदी साहब आपकी तरफ, आपके सब्र का बड़ा शुक्रिया। बस ये बात ख़त्म कर लूँ कि इन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं टिकर्स के, वो जो नहीं भी होता ना, वो ग्रुप में जिस वक्त वो टिकट डल रहे होते हैं ना, वो 2-4 बंदे मैंने देखा है, बड़ी डेलिब्रेशन करके, बड़ी बारीक वारदात करके वो टिकट डाल दिए जाते हैं, और फिर वो जहाँ जहाँ जाते हैं, जिस तरह से वो एक्सप्लॉइट होते हैं, वो आपके सामने नहीं होना चाहिए ये बात। मैं सिर्फ एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, माज़रत अज़हर सदीक़ साहब, उमरता बंदियाल साहब, उनको आपने भी बहुत कवर किया है, हमने भी उनकी अदालत को कवर किया है। इजाज़ुल हसन साहब, उमरता बंदियाल साहब, गुलजार साहब, यानी ये कमाल के जजेस हैं। उमरता बंदियाल साहब जो इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख के अगर 5 या 10 बड़े आप केसेस कहें ना, पाकिस्तान की तारीख के अदालत उनमें से एक था, बहुत मुश्किल था और ज़बरदस्त फैसला किया। और उमरता बंदियाल साहब वो जज हैं कि जब से हम उनको कवर करने लगे, सिर्फ एक बार ऐसे हुआ था कि मीडिया पे रिपोर्ट हो गया कि उन्होंने ऊंची आवाज़ में बात की, गुस्सा किया, अगले दिन वो आए, उन्होंने माफ़ी मांगी आकर, उन्होंने कहा कि एज ए जज मेरे ज़बरदस्त आदमी, इतने बहुत ज़बरदस्त, उनके खिलाफ जो मुहिम चलाई गई कि वो जो है वो माइंड बनाकर बैठे थे। और ये मुहिम चलाने वाले कौन है? अब आपके सामने है, बिल्कुल, जो कल भी बहुत ज्यादा जो उछल रहे थे, संभाले नहीं जा रहे थे। अज़हर सदीक़ साहब देखिए, एक मैं बड़े वेरी हम्बली आई वुड से कि ये जो बात है ना कि जी आप सोशल मीडिया को लगाम दें, आप इजहार राय पर पाबंदी लगा दें, ये मेरा ख्याल है अगर हम देखें उस दुनिया में जो बड़ी डेवलप्ड है, आप अमेरिका में देख लें, आप यूरोप में देख लें, आप किसी भी मुल्क में देख लें, अगर कोई आज बात करने से मामला नहीं बिगड़ता, हर चीज़ का एक जवाब होता है। अगर आप किसी चीज़ का जवाब नहीं दे सकते तो फिर आप कहते हैं इस वॉइस को बंद कर दें। देखिए ना, अदालत के तकद्दुस के हवाले से पाकिस्तान का आइन सामने बड़ी चीज़ें क्लियरली हैं, तो अगर कोई उसको तोड़ता है तो ये अदालतों का काम है कि वो उसको कानून के मुताबिक सज़ा दें। अब अगर अदालतें सज़ा नहीं दे सकती हैं अपनी किसी वजह से भी, तो ये कह देना कि जी आप सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा देंगे, या वो इदारे
जो पाकिस्तान की सलामती के, एक सेकंड मुझे बात कर लेने दे, जो पाकिस्तान की सलामती की बात करते हैं भाई, अगर उनके बारे में बात होती है तो वो क्यों छोड़ते हैं? क्यों माफ किया डॉन लीग्स के किरदारों को? किसने माफ किया? मैंने माफ किया। तो इसका मतलब है कि आप यूट्यूब पे पाबंदी लगा दें? भाई अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते तो ये आप चाहे वो मीडियम पर पाबंदी लगा देंगे? जी आज़र साहब। नहीं, मैं ज़रा थोड़ा सा आप जो बात आप कह रहे हैं मैं उससे इत्तफाक करता हूँ। प्रॉब्लम यहाँ क्या हो रही है, हमने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपकी आर्टिकल 19 थोड़ा सा पढ़ दूँ, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ द प्रेस। अब लफ्ज आगे जो क्वालिफिकेशन है, सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ in the interest of the glory of Islam or integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relation with foreign state, अगला लफ्ज़ है public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, commission or incitement to an offence। मैं क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं बात आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, सदीक जान साहब भी करते हैं, लेकिन हमारे लफ्ज़ बड़े नपे तुले होते हैं, हम बड़ी सीधी बात नहीं कर। अब जिस तरह की ज़ुबान ये चंद लोग जो मैं से नाम बताए हैं, आप आज भी देख लें, यानी क्या कर लिया हमारे इदारे, वो जाके बाहर बैठी हुई है, वो अपना गुल बुखारी, वो बाहर बैठे जो मर्जी, हुसैन हक्कानी जो मर्जी करता है, ये आशिक गुल इस्माइल उठते हैं, ये पीटीएम के लोग उठते हैं, बाहर जाके जो मर्जी बात कर देते हैं। और जब देखें वहाँ हेट स्पीच का प्रिंसिपल अप्लाई क्यों नहीं होता? यहाँ पर आपने जो प्रिंसिपल यूएन ने जो कन्वेंशन बनाए हुए हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात हो रही है। हमारे यहाँ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट मौजूद है, लेकिन एफआईए कुछ नहीं करता। मैंने डैम के बारे में बड़ी कैंपेन चली थी, एफआईए को दरखास्तें दी हुई हैं। कसूर तो फिर एफआईए का है, बिल्कुल 100% एफआईए। यूट्यूब को कैसे बंद कर देंगे? इसमें कोई शक नहीं है। आप कैसे सोशल मीडिया को बंद कर सकते हैं? सर मैं ये बात ना नहीं, जब आप कहते हैं ना कि रेगुलेट करें, आप ये बात इससे मुराद ही है कि जी बंद कर दे, कैसे? नहीं, रेगुलेट मीन बंद करना नहीं है। ना, रेगुलेट का मतलब बंद करना नहीं है। मिसाल आज आप आए, आप हॉलोकॉस्ट पे बात कर सकते हैं यूट्यूब पे या किसी जगह पर, आप नहीं बात कर सकते। आप लिखेंगे फौरन रिमूव हो जाएंगी। ये हमारा कसूर है कि हमने फिल्टर नहीं लगाए, ये हमारा कसूर है, पीटीए का कसूर है कि उसने इन चीज़ों को रेगुलेट करने। आपको मैं थोड़ी सी तारीख बता दूं, 2010 में आका दो जहां हजूर नबी के बारे में तौबा नौज़ की बात की। आपकी बात सही, मुझे ब्रेक लेनी है, आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं और मैं वापस आता हूँ। तो बिल्कुल ये फ़िल्टर लगने चाहिए, ख़ास तौर पर जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात के हवाले से, हमारे आकाबरीन की जो उनका जो तक़द्दस है उसके हवाले से हमें फ़िल्टर लगाने चाहिए। और जिस तरह एक कंसेंसस है मगरबी दुनिया में कि हॉलोकॉस्ट वाकई वो एक काबिल मज़म्मत चीज़ है, यहूदियों का बड़ा कत्लेआम हुआ, तो इसी तरह जो इस्लामी ममालिक हैं उनके अंदर ये कंसेंसस होना चाहिए और यूट्यूब के साथ मिलकर दूसरा सोशल मीडिया एक ये फ़िल्टर लगाने चाहिए कि अगर कोई इस तरह की कोई तौबा नौज़ु बिल्लाह खुदा न खास्ता अगर कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश भी करता है तो वो चीज़ उस सोशल प्लेटफॉर्म से, मीडिया फॉर्म से वो हट जाए। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा, वापस आएंगे तो जो अब डिमांड्स आ रही हैं कि नैब को बंद कर दिया जाए, और जनाब ये तो जो मकबूल बाकर साहब ने जो फ़ैसला दिया है अब उसके बाद नैब की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इस पर गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान की अदालतों में जो मामलात हैं, तौहीन अदालत, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस, मतीउल्लाह जान का जो मामला था, उनकी जो किडनैपिंग थी जिसको अदालत ने आज मुबैना लिखा, लेकिन मतीउल्लाह जान ने अदालत में भी ये कहा कि ये मुबैना नहीं है। उस पर ब्रेक पर जाने से पहले अज़हर सदीक साहब, आप कर रहे थे गुफ्तगू सोशल मीडिया पर उसको रेगुलेट करने के हवाले से, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें तो फिर हम अगले स्टोरी की तरफ चलते हैं। देखिए, मैंने जब उस वक्त बात हुई तो आका दो जहां हुज़ूर नबी वसल्लम की तौहीन के बारे में तौबा नौज़ बिल्लाह कार्टून जब लगाए तो हम हाई कोर्ट चले गए, फ़ैसले मौजूद हैं। बाकायदा 10 दिन के लिए फ़ेसबुक ब्लॉक हुई थी और उसके बाद फिर क्या हो गया, रेगुलेट करना पड़ गया। मैं ये बात बिल्कुल नहीं बात कर रहा कि यहाँ पर ट्विटर के ऊपर आप आ जाएं, गालियाँ लोग बकते हैं, इतना कुछ वो कहते हैं और यही वजह है और ये क्लास फिर खड़ी हो जाती है। यानी मैं मतीउल्लाह जान साहब इस वक्त किसी बाकायदा किसी मीडिया चैनल के साथ या किसी अखबार के साथ मुंसलिक नहीं है,
वो एक अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या वो ट्विटर के ऊपर होते हैं। मैं उनको देखें, ये जो कुछ उन्होंने किया एक सहाफ़ी किया, एक सहाफ़ी ये काम नहीं कर सकता। जो लिखा हुआ था वो एक सहाफ़ी नहीं कर सकता, याद रखिएगा बात मेरी। सहाफ़ी एक इतना मुकद्दस प्रोफेशन है कि वो उसे बड़ा ध्यान रखना है। उसने अपने प्रोफेशन के जो प्रोज एंड कॉन्स है उसको सामने रख के ऐसी लफ्ज़ लिख नहीं सकता था। वो जो लफ्ज़ लिखे गए हैं वो सहाफ़ी की ज़ुबान नहीं है, माजरत के साथ। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से, और मैं इसीलिए बार बार बात कर रहा हूँ। और फिर क्या हुआ, 10 दिन के बाद फिर फेसबुक ने फिर इसी तरह पॉर्न मूवीज़ के हवाले से चलता रहा। यहाँ भी लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया बाकायदा एक, और वहां पर कहा और बाकायदा कहा गया कि इसको रेगुलेट करने की बात, मैं ये बिल्कुल बंद करने की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि यहां बैठ के एफआईए क्या किरदार अदा कर रहा है, पीटीए क्या किरदार कर रहा है, जो कि है कोई नहीं। उन्हें पता है कि जो मर्जी लिख दें, किसी ने कोई पूछना नहीं है। और ये नुकसान उसका ये हो गया है कि अल्टीमेटली बातें जो है ना वो बंद करने के हम खिलाफ होंगे। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ये बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है बात, मैं क्लियर कर दूं। लेकिन ऐसे लोग जो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते हैं, जो देखें उनका अपना कोई एजेंडा होगा, यानी वो एक वो सुर्ख इनकलाब या कोई सो कॉल्ड लिबरल की एक तहरीक चलाकर वो कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो एजेंडा पाकिस्तान में नहीं हो सकता। वो प्रियम्बल पढ़ लें, आईने पाकिस्तान पढ़ लें, वो सारी चीज़ें जो सामने रख कर देखें तो यहाँ पहले ही बहुत चीज़ें निज़ाम जो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग ख़राब नहीं हो सकेंगी। और ये निज़ाम बिल्कुल ठीक होकर चलना है। हम आर्टिकल 4 और 5 की इन्फोर्समेंट चाहते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जो जस्टिस मकबूल बाकर साहब की सरबराही में जो फ़ैसला आया, जिसके बाद अब आज तो बाकायदा बिलावल भुट्टो साहब ने ये डिमांड कर दी कि नैब के चेयरमैन इस्तीफ़ा दें, घर जाएं। नून लीग कह रही है नैब को बंद कर दिया जाए। तो ये जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं उसकी बुनियाद पर ये कहा जा रहा है। मेरा सवाल पहले अज़हर सदीक़ साहब आपसे है, फिर सदीक़ जान की तरफ आऊँगा। अब ये जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं कि नैब कानून शुरू से ही मुतनाज़ा रहा, ये तासुर बहुत मजबूत रहा कि हुक्मरानों की जानिब से सियासी मुखालफिन को निशाना बनाने के लिए नैब को बतौर आला इस्तेमाल किया जाता रहा, नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा, नैब के जानिबदाराना रवैये से उसकी गैर जानिबदाराना साख का तसव्वुर धुंधला गया। नैब ऐसी गिरफ्तारियाँ कर रहा है जिसमें महीनों और सालों इंक्वायरियाँ चलती हैं, और भी बहुत कुछ है। मैं आगे जब जैसे जैसे हम ये डिस्कस करेंगे उसके बाद ये डिमांड आ रही है कि नैब को बंद कर दिया जाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं इसके साथ ये भी लिखा हुआ है कि ये जो केस के मेरिट्स हैं उस पर ये असरअंदाज नहीं होंगी। ये जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं ये क्यों दी जाती हैं और इनका मकसद क्या है? क्योंकि ये पढ़ के तो बिल्कुल अब मेरा भी यकीन उठ गया कि नैब जो है ये कोई ऐसा इदारा है जो करप्ट लोगों को पकड़ने के लिए है। अब तो सियासी इंजीनियरिंग और नून लीग कहती है, देखें सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मौक़िफ़ की तायद कर दी। अज़हर साहब, अच्छा, मैं पैरा नंबर 93 पढ़ूंगा इस जजमेंट का। ये हर वो नाटकों के लिए जो पानी की एक गिलास में या बोतल में तूफान लाने लगे हैं। लफ्ज लिखे हैं, इन द एंड वी मे ऑब्जर्व दैट द ऑब्जर्वेशंस हियर एंड अबव आर मेयरली टेंटेटिव इन नेचर एंड शैल हैव नो बेयरिंग ऑन द आउटकम ऑफ द रेफरेंस। तो ये देने की जरूरत क्या है? मेरा आपसे सवाल है, कहा है नहीं, मेरा आपसे एक सवाल है, मैं समझने के लिए जवाब दे रहा हूं ना कि ये क्यों, इसकी फिर जब इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है और ये उस पर आएगा भी नहीं, तो ये इतना कुछ फिर लिखने की क्या जरूरत थी? वाई? अच्छा, मैं थोड़ी सी तारीख बता दूं आपको। देखें, पुलिस के बारे में रोजाना अदालतें इतना कुछ लिखती हैं, बड़ी बड़ी हैं, लाखों केस लॉ मौजूद होगा, हजारों नहीं बात कर रहा मैं, जहां पर पुलिस का 7 से 8% या 10% कन्विक्शन रेट है। 100 में से 10 लोगों को सजाएं मिलती हैं। अब उनके बारे में इतना कुछ लिखा है, पुलिस बंद कर दें। एफआईए के बारे में इतना कुछ लिखा है, वो बंद कर दें। एएनएफ और नैब का कन्विक्शन रेट 70% है, 70%। 100 में से 70 लोगों को सजाएं मिलती हैं। और ये इसी तरह एएनएफ का रेट भी तकरीबन यही एंटी नार्कोटिक फोर्स का। और मैं थोड़ी सी तारीख बताता चलूँ आपको याद है इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में कराची लॉ एंड ऑर्डर का केस चला था। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर टेररिस्ट विंग के लफ्ज इस्तेमाल हुए, तो क्या जमातें बंद कर दें? कि वो जो लफ्ज हम इसको अपनी कानूनी जुबान में कहते हैं ऑबिटर डिक्टा, स्टेट डिसाइसिस। ऑबिटर डिक्टा जाते ऐसे सरे रात चलते चलते ऐसे ही बात कह दी, जिसका इस केस से कोई इस केस से देखें। अज़हर साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ। आप वकील लोग हैं, सरे राय चलते चलते बात हो गई, आप तो उसका मतलब समझ जाएंगे। मैं एक आम आदमी हूँ,
मेरी कोई तालीम भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इतनी उर्दू पढ़ सकता हूँ कि अखबार को पढ़ लूँ और उसमें लिखा हुआ मैं ये देखता हूँ कि नैब जो है ये सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नैब जो है ये इसकी जो है ना ये आमिर का बनाया हुआ कानून है और नैब जो है ये पता नहीं एक जगह गिरफ्तारियाँ करता है और दूसरी जगह नहीं गिरफ्तारियाँ करता। मैं तो कानूनदान नहीं हूँ, मुझे क्या कह रहे हैं आप? मैं तो कहूँगा कि यार ये क्या, ये सारा कारखाना बंद करें भाई। अच्छा, मैं समी साहब, मैं वक्त से पहले बताता हूँ, ये जजमेंट ऐसी है, ये जजमेंट रिव्यू होना बनती है और मेरा ख्याल है नैब फाइल करेगा। मैं इसकी छोटी सी मिसाल, जब नैब का लॉ है ना 1999 में, असफंद यारवली केस में ये चैलेंज हुआ। वो भाई अगर ये किसी डिक्टेटर का बनाया हुआ था, डिक्टेटर तो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने इसको कानूनी कहा और असफंद यारवली केस में ये सेटल हो गया और उससे लेकर आज तक कभी ये बात नहीं हुई। मैं वही कह रहा हूँ कि जजमेंट में लिखते हैं मिसाल के तौर पर। अब देखें ना, ये कोई ट्रायल हुआ, ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन, ये कोई असेंबलियाँ तोड़ने का केस था, असेंबलियाँ तोड़ने में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का केस लिख के फिर तो एविडेंस सामने आई, चीज़ें सारी डिस्कस की। ये तो आखिर जाकर अगर ये रेफरेंस जाता नीचे, रेफरेंस कोर्ट जितनी होती है ना, नीचे वाली कोर्ट ये कहती है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है, हमने ट्रायल किया, हमने शाते लिए हैं, मुख्तलिफ लोगों की शाते रिकॉर्ड की हैं और हम इस नतीजे में, ये तो आर्टिकल 10A की वायलेशन है। यानी इतना बड़ा इल्ज़ाम अगर लगा दिया जाए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, मैं इसको एरोनियस कहता हूं कि आपने इस हद तक चले गए हैं कि जो बेसिक प्रिंसिपल है उन प्रिंसिपल्स को आपने जजमेंट ने वायलेट किया और दैट जजमेंट नीड अ रिव्यू। और दूसरी बात जो बड़ी अहम समझने वाली बात है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई कहाँ है? अब यहाँ बैठकर क्या, यानी कहाँ, कोई सियासी जमात ने पर्चा कराया, कोई FIA ने पर्चा कराया, कोई पुलिस ने कराया? नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है और इसका सुप्रीम कोर्ट, आला अदालतें मान चुकी हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इसकी गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ आकर एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज इस्तेमाल कर लें, अच्छा नहीं लगता, इससे इदारों की बेतौकीरी होती है। ये यानी अगर इन्हीं बातों में, जैसे मैं एक बात खत्म कर दूं, यानी सियासी जमातों के जब पॉलिटिकल इंजीनियर, जब कहा गया कि टेररिस्ट विंग है, तो क्या सियासी जमातें भी बंद कर दें? ये डिमांड है, ये डिमांड बिल्कुल गलत है, कानून के खिलाफ है। ये अभी ऑबिटर डिक्टा है, ये यानी गैर जरूरी बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दी हैं, रिव्यू हो जाएंगे। आप इन्हें कहें जाके अपना ख्वाजा साद रिव्यू को चाहिए कि जाएं जाकर आज फाइल करें, चार्ज फ्रेम कराएं उसके ऊपर और उसके बाद रेफरेंस को अपना चलाएं और बरी हो जाए, डे टू डे ट्रायल करें। जब वो डे टू डे बरी होंगे तब की बातें। 70% कन्विक्शन रेट है, इतना आसान काम नहीं है। ठीक हो गया। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है अजहर सदीक, वापस आते हैं तो इन्हीं इश्यूज पर बात करेंगे और सदीक जान साहब की भी ओपिनियन लेंगे। छोटा सा वक्फा यहाँ पे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है बड़े अहम मुकदमात की और अब अपोजिशन ये डिमांड कर रही है कि नैब को बंद कर दिया जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट में जो बातें कही गई हैं, जो ऑब्जर्वेशंस जो दी गई हैं, अपोजिशन उसको अपनी हमायत में इस्तेमाल कर रही है। सदीक जान, ये आप भी कवर करते हैं सब कुछ, अब ये जो सारा मामला है ये कहाँ पर जाके फिर रुकेगा? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो ये सारी की सारी जो तफरीक है या जिस तरीके से जो चीज़ें आ रही हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं इन फैसलों से, वो बिल्कुल एक मशरक़ की तरफ है, एक मगरिब की तरफ है। कोई इस किस्म की कहानी नज़र आ रही है? देखें, एक तो समी सब ये है कि आज जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि ये आमिर का बनाया हुआ कानून है, ये बड़ा गलत था। 18वीं तरमीम में इन्होंने एक तरह से आइन तकरीबन ऐसा समझें कि दोबारा लिखा गया था, इतनी उसमें तब्दीलियाँ हुई, तो उसे ख़त्म कर देते, नैब को निकाल देते। आमिर का बनाया हुआ कानून था ना, 2008 से लेके 2018 तक ये दोनों पार्टी इक़्तिदार में थी ना, पहले पीपल्स पार्टी फिर नून लीग, ख़त्म कर देते नैब का कानून, ये नैब का ऑर्डिनेंस सारा कुछ। दूसरा समी साहब बात यह है, बिलावल साहब जो भी दावे करते रहें, फैसले बैठ के पीछे करने हैं जरदारी साहब ने। नून लीग के कल के मैं आपको बताऊँ, पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, वहाँ एक MNA फट पड़े, उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आती कि हम जब कोई मौक़िफ़ देते हैं मीडिया पे जाके तो हमें लीडरशिप की तरफ से कॉल आ जाती है कि यार तुम बहुत आगे निकल गए हो, इतनी आगे नहीं जाना। हम खामोश हो जाते हैं तो हमें फ़ोन आता है कि यार तुम तो बिल्कुल ही चुप कर गए हो। उन्होंने कहा यार हमें बताओ तो सही ना, कौन सी हमारी लाइन है, कौन फैसले कर रहा है, किसकी पॉलिसी चलेगी? शहबाज शरीफ की पॉलिसी चलेगी, नवाज शरीफ की चलेगी, ख्वाजा आसिफ साहब पे चढ़ाएगी? ख्वाजा आसिफ ने कहा मेरे पे चढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, जो फैसले हैं वो करें मियाँ नवाज शरीफ। किसी को तकलीफ है, नंबर है आपके पास नवाज शरीफ साहब का, उनको कॉल करें।
करें शहबाज शरीफ साहब से बात, नहीं नंबर तो मैं दे देता हूँ। तो फैसले वही कर रहे हैं। ये मीडिया पे कुछ कहते हैं, इन्हें कहें ना, मैं एक लम्हे के लिए इनकी बात मान लेता हूँ। और ये बात है भी दुरुस्त कि पिछले 1 साल में 8-10 ऐसे फैसले आए हाई कोर्ट्स के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी, जिसमें बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस हैं नैब के हवाले से। और उसकी एक वजह यह है कि नैब अदालतें कम हैं। वो तो अब चीफ जस्टिस साहब ने कहा है ना कि नैब की अदालतों की तादाद बढ़ाएं, लेकिन अगर ये इतने संजीदा हैं, अगर ये इतने ही ज़्यादा संजीदा हैं, इन्हें कहें एक रेफरेंस भेज दें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को चेयरमैन नैब के खिलाफ, भेजें ना, पता लग जाएगा। तो बात यह है, पहले बड़े बड़े दावे करते थे, जिस दिन तरमीम होनी थी पार्लियामेंट में, उस दिन कैसे सारे नए कपड़े पहन के, नहा धो के, खुशबू लगा के, कैसे लाइनों में लग के पहुंचे हुए थे। मीडिया पे इनकी और बातें होती हैं, और जब वक्त आता है, बजट के मौके पर भी हमने देखा ऐसे ही गए हैं सारे। बजट से पहले क्या बातें हो रही थी यहाँ पे, वो हम आपके एक दोस्त हैं, उन्होंने बजट से पहले कहा, उन्होंने कहा कि अपोजिशन को चाहिए 13 वोट इमरान खान को हटाने के लिए, 15 वोट हैं उनके पास, और 11 MNA सिर्फ PTI के हैं। और उन्होंने कहा सब सेट है, सिर्फ अपोजिशन कह रही है कि क्योंकि बजट जो है वो रियासत के लिए ज़रूरी होता है, तो बजट पास करा दो, अपोजिशन कह रही है। उसके बाद इमरान खान गयो, उसके बाद क्या कहते हैं, कहते हैं अपोजिशन की कोई हिकमत अमली नहीं है, इनके पास तो 26 वोट थे इमरान खान को हटाने के लिए। PTI वाले तो काफ़ी इनके साथ थे कि इमरान खान, अपोजिशन ही आगे नहीं हो रही। तो इनकी कौन सी बात पे हम यकीन करें? इन जो अपोजिशन पार्टी है उनको खुद बेचारियों को नहीं पता कि हमने करना क्या है। वो जो बैठ के मीडिया टॉक करते हैं, उनके पास ना इख्तियार है ना फैसले की, उनके पास उनकी कोई हैसियत है फैसले करने की। जिन्होंने फैसले करने हैं वो अपना मतलब निकाल कर वो लंदन में बैठे हुए हैं। और नून लीग के कुछ रहनुमा जो उस वक्त जेल में थे, उन्होंने इंतहाई बरहमी का इज़हार किया कि नवाज शरीफ साहब हमेशा अपने लिए फ़ायदा लेकर अपनी अकेली अपनी और ख़ानदान की डील करके पाकिस्तान से फ़रार हो जाते हैं। जो कुर्बानियाँ देते हैं उनसे पूछा तक नहीं जाता। तो ये मीडिया के ये अगर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अच्छा एक और बात आप बताएं कि अब मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं, कुलीग, वो ये कह रहे हैं जी कि ये जो लोगों को नौकरियों से निकाला गया है और निकाला जा रहा है, ये सब कुछ एजेंसियों के इमा पर किया जा रहा है, और ये हदायत दी जाती है कि ये चीज़ चलानी है, ये चीज़ नहीं चलानी। और मैं देख रहा हूँ कि एक ट्रेंड सा ये बन रहा है। व्हाट डू यू से? देखें, बात यह है, कुछ तो ऐसे ट्वीट्स आए जिन्होंने फिर स्टैंड लिया और अब वो स्क्रीन पर नहीं है। चलो उनका तो वो तो जस्टिफाइड है, लेकिन कुछ वो हैं जो कहते हैं कि कल भी मेरा प्रोग्राम सेंसर हुआ है, कल भी मेरा प्रोग्राम रोका गया है। तो भाई आपके अगर ये आपका मसला है कि आपका प्रोग्राम नहीं चलता, तो आप दे रिज़ाइन, आप बाहर आ जाएं। आप फिर रोते क्यों हैं? आप कहते हैं जी, और हर मौके के ऊपर आप रोते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हम उस इदारे में हैं जो इतना आज़ादी इज़हार राय की बात करता है कि उसकी वजह से उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया, इतना इनकलाबी चैनल है, इतना नज़रियाती चैनल है, इतना पाकिस्तान के लिए स्टैंड लिया हुआ है उसने कि उसके मालिक को पकड़ लिया क्योंकि उसने स्टैंड लिया हुआ है। दूसरी तरफ आप कहते हैं हर आम मौके पे आप रोते हैं, आप कहते हैं जी मेरा प्रोग्राम सेंसर हो गया, मेरा प्रोग्राम रोक दिया गया है। तो आपकी कौन सी बात दुरुस्त माने, वो माने या ये माने? और अगर आपके प्रोग्राम नहीं चलने देता आपका चैनल, आप छोड़ें और आप बाहर आ जाएं। आपके मेरा प्रोग्राम नहीं चलने देते। जी अजहर सदीक साहब, क्या आप सजेस्ट करेंगे? आप भी एक अच्छा, वी ब्लॉगर, आप भी वी लॉग करते हैं, अच्छा, जर्नलिस्ट तो आप भी बन गए। मैं एक बात अर्ज करता चलूँ, ये जो प्रोग्राम चलना है यहाँ पाकिस्तान में, जितनी आज़ादी मीडिया को है ना, बाखुदा आप ये बातें पूरी दुनिया में इस तरह की करके सकें जो पाकिस्तान में हो जाती है, अपना सेंसर नहीं होता, ये सारी कुछ चीज़ें। और दूसरी जहाँ तक बात है ना, पैमरा के लॉ मौजूद है, पैमरा की खिलाफ वर्जी के हवाले से जब आपको इस तरह की बात करेंगे तो पैमरा हडल में आएगा। इसी तरह आप अगर डेफेमेशन लॉ के हवाले से बात करेंगे, ये हमें वो बात करनी चाहिए। आज जो भी आप आज़ादी से बात करना चाहें, हर कोई जगह मौका है, लेकिन जब आप टारगेटेड बात करेंगे, मैंने आर्टिकल 19 आपके सामने पढ़ के बताया है। एक मैं बात देखिए, मैं और कर दूं, मुझे प्रोग्राम खत्म अगर करना है, नैब लॉ वगैरह के हवाले से तब्दीलियां करनी है तो नैब लॉ के हवाले से तब्दीलियां करनी है तो पार्लियामेंट में आकर होना है। इनके पास इतना बड़ा मौका था, बजट के अंदर बजट ही पास ना होते थे, हुकूमत ने वैसे गिर जाना था। ये तो एक पॉलिटिकल बयानियां हैं जो बेवकूफ बना रहे हैं, अवाम को अंगेज किया हुआ है गैर जरूरी बातों की तरफ। ठीक हो गया। अजहर सदीक साहब आपका बहुत शुक्रिया, और सदीक जान आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, सियासी जो सूरत हाल है उस पर आपने ये तबसरा गुफ्तगू सुनी। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।